हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 11 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 मार्च 2025 से बनने वाले महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट डे के वन लाइनर करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है भारत ने। पाकिस्तान और यूएई में आयोजन हुआ था, न्यूजीलैंड को हरा कर जीता है। इसके अलावा एशियाई क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड मेंबर के रूप में जय शाह की जगह पर राजीव शुक्ला आए हुए हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत है 14वें स्थान पर। पहले पर बुर्किना फासो है, दूसरे पर पाकिस्तान और तीसरे पर सीरिया है। इसके अलावा अभिनेत्री विद्या बालन को फेडरल बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंजाब राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीत लिया है नितिन कामत ने, जीरोदा के को फाउंडर हैं। इसके अलावा डॉक्टर अंजू राठी राणा ये पहली महिला विधि सचिव बनी है भारत की। प्राग मास्टर शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है अरविंद चिदम्बरम ने, तमिलनाडु के हैं। और विज्ञान का, कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला एम ट्यूरिंग पुरस्कार इसको जीत लिया है एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटर ने, दोनों ने जीता हुआ है। सीआईएसएफ स्थापना दिवस ये 10 मार्च को मनाया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ एमजेटी ऐप पर दे दी गई है, आप वहां से जाकर प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया? 58वां टाइगर रिजर्व। अब भारत में हो गए कितने टाइगर रिजर्व? 58। 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 58वां ये माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है, माधव टाइगर रिजर्व बना है और ये मध्य प्रदेश में है। ध्यान रहे, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है ये टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो 58वां ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, 58वां टाइगर रिजर्व है। अब इसको एक चीज ऐसे समझो कि टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब बायोस्फीयर, ये सब है क्या। मान लीजिए ये है एक कोई क्षेत्र, ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रजातियां रह रही हैं, बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं, बहुत सारा लंबा वन क्षेत्र है। सरकार चाहती है इसको संरक्षित रखा जाए, इसकी कटाई रोकी जाए, इसमें सभी जीव जंतु अच्छे तरीके से रह सकें। तो इसको क्या करेगी सरकार कि अगर मान लो बड़े क्षेत्र में है तो इसको नेशनल पार्क घोषित कर दी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। अब ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब मान लीजिए बहुत बड़े क्षेत्रफल में है ये राष्ट्रीय उद्यान। मान लीजिए इसी में कोई एक एरिया है ऐसा, वहां पर बहुत ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, क्योंकि सबका भाई अपना अपना एरिया होता है, तभी तो सभी जीव, सभी जंतु जीव ये रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकेंगे, है ना, गुट में रहेंगे अपने। तो यहाँ पर मान लीजिए एक जगह है, कोई कोई एक एरिया है, वहां पर बहुत ज्यादा हाथी पाए जा रहे हैं, तो उनको भी संरक्षित करना है अगर, तो उनको संरक्षित करने के लिए सरकार उस एरिया को, उस क्षेत्रफल को घोषित कर देती है हाथी रिजर्व, ठीक है जी, हाथी रिजर्व कर दी। अब मान लीजिए उसी नेशनल पार्क में कोई एक एरिया है जहां पर बहुत सारे बाघ पाए जाते हैं, ठीक है, टाइगर्स पाए जाते हैं। तो उस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए मान लीजिए वहां पर पाए जा रहे हैं कुछ, या फिर धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, मर रहे हैं, वहां की पैदावार नहीं बढ़ रही है, सरकार कहीं और से, किसी और देश से या किसी और राज्य से कुछ बाघों को और लाती है, वहां पर और छोड़ देती है। अब उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वो एक क्षेत्र में रहना शुरू कर देंगे कि चलो यहाँ पर ज्यादा लोग हो गए, यहीं पर रहेंगे। पहले कुछ ही संख्या में थे तो भटक भटक करके पूरी जगह रहते थे, तो अब एक जगह रहना शुरू कर देंगे। सरकार कहेगी चलो इनको भी संरक्षित किया जाए और इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दें। समझ में आ रही ना बात? तो ये हो गया टाइगर रिजर्व, ठीक है। मतलब एक ही नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व भी हो सकता है और हाथी रिजर्व भी हो सकता है, एलिफेंट रिजर्व भी हो सकता है, और ये होगा। इसके अलावा अगर मान लो कोई बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा रहा है, इसका मतलब आसपास का जो भी बायोलॉजिकल चीजें हैं, जैविक विविधता है, ठीक है, बायोस्फीयर मतलब जैविक क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा संरक्षित किया जाएगा, तो वो होगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये घोषित किया जाता है। तो फिलहाल भारत में अभी 58 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है, ये भी ध्यान रखना। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर भी यहीं पर पाए जाते हैं। तो देखिए भारत में बाघ अभ्यारण्य टोटल अगर देखा जाए तो 82,836 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत में टोटल 3,682 बाघ हैं। दुनिया में 70% से ज्यादा टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान चंबल क्षेत्र के शिवपुरी जिले में स्थित है। वर्तमान में इस रिजर्व में 5 बाघ हैं तथा जल्द ही 2 और बाघों को यहाँ छोड़ा जाएगा। मैंने बताया ना कि थोड़ा और जब संख्या बढ़ा दी जाएगी तो किसी एक क्षेत्र में ये लोग निश्चित होकर के रहने लगेंगे। 2023 में राज्य की बाघ पुनरुत्पादन परियोजना के हिस्से के रूप में 2 मादाओं को
दो मादाओं सहित 3 बाघों को माधव राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। तो अभी 5 संख्या है, 2 और बढ़ाई जाएगी, फिर ये टाइगर रिजर्व घोषित हो जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए, तो 9वां बाघ अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में अकेले 9 बाघ अभ्यारण्य है, पूरे देश में 58 है। ठीक है, चलिए। और बाकी कुनो नेशनल पार्क तो आप जानते हो, कुनो नेशनल पार्क में ना चीता है। चीता, बाघ मतलब टाइगर होता है, टाइगर मतलब बाघ होता है ना, बचपन से टाइगर मीन्स चीता पढ़ते आ रहे हो। टाइगर मीन्स बाघ होता है, चीता दूसरा है। ये सभी बिग कैट्स के हैं। अभी आपको पता होगा कि 5 देशों ने मिल करके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पर समझौता पर साइन किया है। भारत भी उसमें से एक देश है ना। और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो बना हुआ है, ये 7 प्रकार के जो बिग कैट्स हैं, बड़ी बिल्लियां हैं, उनको संरक्षित करने के लिए। बिग कैट्स में जैसे शेर हो गया आपका, चीता हो गया, ठीक है, ये बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, ठीक है, जैगुआर हो गया, ये सभी हैं। तो ऐसे कुनो नेशनल पार्क एक है भारत में और मध्य प्रदेश में। ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर चीता पाया जाता है। कहाँ से पाया जाता है? क्योंकि इसे लाया गया था नमीबिया से। नमीबिया से 8 चीते लाए गए थे, फिर साउथ अफ्रीका से लाया जाना शुरू हुआ। तो नमीबिया और साउथ अफ्रीका से यहाँ पर चीते आ रहे हैं, और अब इकलौता नेशनल पार्क भारत में है जहां पर चीते हैं। पिछले 70 साल से चीते नहीं थे भारत में। ठीक है, 70 साल पहले लास्ट चीता था छत्तीसगढ़ में जो देखा गया था। खैर, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना, पेंच, कान्हा, किसली, संजय, ये सभी नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश आपको ये दिख जाएगा भारत के मध्य में। भोपाल राजधानी है, मोहन यादव बीजेपी पार्टी से सीएम है, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ पर 55 जिले हैं और विधानसभा में 230 सीटें, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीट जाती है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां पर महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू की गई? महिला समृद्धि योजना, ये बहुत ही चर्चित योजना रही, काफी राजनीति हुई। फाइनली दिल्ली में इसको मंजूरी मिल गई है। महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए मासिक रूप से दिए जाएंगे महिलाओं को। ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को। तो यहाँ 2500 रुपया मंथली जो मिलना था ना, एक्चुअली में क्या हुआ कि वहां का विपक्ष इसलिए हंगामा कर रहा था क्योंकि उनको पता था कि जो खजाना है वो खाली है सरकार का। तो सरकार ने वादा तो कर दिया था, मतलब कि वहां पर सभी पार्टियों ने अनाउंस किया था। पहले आम आदमी पार्टी ने कहा हम 2000 रुपए देंगे, कांग्रेस आई उसने कहा हम 2100 रुपया देंगे हर महीने, और बीजेपी आई उन्होंने कहा 2500 रुपया देंगे हर महीने, है ना। 2500 वाली जीत गई पार्टी। लेकिन जीतने के बाद जब आई तो एक्चुअल कंडीशन क्या है, ये देखने के बाद पता चला कि भाई खजाना तो खाली है। खजाना तो खाली है, तो ये बात आम आदमी पार्टी भी जानती थी। तो अब उनकी प्रवक्ताओं ने यहाँ विरोध करना शुरू किया कि भाई देखो, ये कब देंगे, वादा तो कर दिए, चुनाव जीत गए, लेकिन ये झूठ मूठ का कर रहे हैं, तो कब देंगे। तो ये हुआ कि चलो अब तो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ गया तो उस दिन भी यहाँ पर खूब ज्यादा विरोध हुआ था कि भाई इस दिन दिया जाए। फाइनली अब यहाँ दिल्ली की गवर्नमेंट ने, ये देखिए रेखा गुप्ता है, ये दिल्ली की नई सीएम है ना, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 25 रुपया हर महीने देंगे। हालांकि मैं हमेशा से इस चीज का हमेशा विरोध करते आया हूँ, और ये ना राज्यों का, कोई भी राज्य हो चाहे कोई भी पार्टी हो, ठीक है, इनको एक ट्रिक्स जैसे मिल गई है, ये रामबाण तरीका मिल गया है कि भाई महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं क्योंकि ये ज्यादा रीजनल क्षेत्रों में रहती हैं, और ये वोटिंग करने भी जाती हैं, और बहुत गंभीरता से भी लेती हैं। बाकी जो हैं वो वोटिंग को उतना गंभीरता से लेते नहीं है, या फिर हो सकता है दूर दूर रह रहे हो नौकरी पेशे के लिए, तो वो उतना जाते नहीं है कि चुनाव चल रहा है जाएं अपने घर पर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर उसके बाद जाकर वोट करके आए, बहुत कम ऐसा है अभी भी। तो ऐसे में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा है। पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि जिन जिन राज्यों ने ये ट्रम्प कार्ड खेला है ना, कि महिलाओं को इतने रुपए मासिक सहायता दी जाएगी और फ्री में बिना कुछ किए, तो उन उन राज्यों में उनकी सरकार बन गई है। अब ऐसी सभी पार्टियों ने ट्रिक पाली है, तो जिन पर जिसका ज्यादा भरोसा रहता है वो यहाँ पर जीत जा रहे हैं। तो मतलब वही बात हुई, जब फ्री में ही लुटाना है तो फिर करना ही क्या, सब घर बैठे आराम से फ्री में पा जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है कमाने का। लेकिन इससे बहुत लॉस होगा लॉन्ग टर्म के लिए। एक तो सरकार का, जो राज्य सरकारें होती हैं उनका खजाना खाली होगा, दूसरा ये होगा कि वो डेवलपमेंट पर भी फोकस ही करना बंद कर देंगे। भाई क्या जरूरत है डेवलपमेंट कराने का, क्या जरूरत है सड़कें बनवाने का या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने का, ब्रिजेस बनवाने का, जब वोट उनको सत्ता में आने के लिए यही है कि भाई फ्री में दे देंगे पैसा, इतना मिल जाएगा। आपकी क्या राय है, आप लोग बताइएगा। ये सभी पार्टियों के लिए है ना, सभी पार्टियां ऐसा कर रही हैं। कोई अगर ऐसी पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी ऐसा कहे कि हम बड़े पाक साफ है। सब अपने अपने राज्यों में ऐसा योजना ला चुकी है, मैं आपको सभी योजनाएं बता भी चुका हूँ। ठीक है, चलिए। तो महिला समृद्धि योजना जो है ये 25 रुपए प्रदान करने की है दिल्ली सरकार द्वारा। 5100 करोड़ रुपए, देखिए 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना के तहत। अगला,
हाल ही में आयोजित एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप इसको जीत लिया है भारत ने। भारतीय महिला टीम ने एशिया में जो कबड्डी चैंपियनशिप हुई उसको जीत लिया, ईरान को हराकर 32-25 से। तेहरान में आयोजन हुआ था 6 से 8 मार्च को, छठा संस्करण था और भारत ने जीता है। भारतीय टीम कबड्डी में जबरदस्त है, महिला टीम खासकर। पिछले 6 संस्करणों में, मतलब अभी तक टोटल 6 संस्करण हुए हैं, 6 में से 5 बार भारत ने ही जीता था। मतलब ये भारत का यहाँ पर डोमिनेंस है, ठीक है, भारतीय महिला टीम का। तो तेहरान में हुआ था, ये बात ध्यान रखना। 2 बार आयोजित करने वाला पहला शहर भी है तेहरान। अगला, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया? तो कर्नाटक के सीएम ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके रख दिया है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर आर्टिकल देखिए, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी टू बी रीनेम्ड आफ्टर मनमोहन सिंह, कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया ने घोषणा की हुई है। तो देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर होगा। अभी 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ था। ये 2 बार प्रधानमंत्री रहे भारत के, 2004 से लेकर 2014 तक ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभाए। उससे पहले ये वित्त मंत्री थे, उससे भी पहले भारत के ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे। ठीक है ना, तो बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम जो जाना जाता था, अब इसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, पहले बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, फिर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी हुआ और अब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। 2017 में स्थापित हुआ था और ये 13वें प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अगर हम लोग कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो सभी दक्षिण भारतीय राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, तो कोई याद नहीं करना आपको, जितने भी दक्षिण भारतीय आपको राज्य लगे सबसे बॉर्डर लगाता है ये। जैसे असम यहाँ पर है, जितने भी पूर्वोत्तर भारतीय राज्य दिखे सबसे बॉर्डर लगाता है। ठीक वैसे ही आपको दिखेगा यहाँ हिमाचल प्रदेश, जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं इधर वाले, सबसे अपना बॉर्डर लगाता है ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, तो इन 3 राज्यों में याद ही नहीं रखना है। खैर, और गुजरात इधर पश्चिम में याद कर सकते हो, तो ये अपना हुआ बॉर्डर वाले राज्य। बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, कुकुरहल्ली झील है, बिलांदूर है, पंपा सरोवर, बेगूर है। यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 9 हैं। भारत में केवल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, बाकी सब लोक नृत्य है, बात ध्यान रखना। ठीक है, और बेंगलुरु, उडुपी, मंगलुरु भी इधर चर्चित स्थल हैं। 31 जिले हैं, 224 विधानसभा में सीटें, 28 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में है। बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट तो मैं आपके ऐसे ही याद करवा दिया हूँ, आप डायरेक्टली एग्जाम में देख पाओगे। सिद्धरमैया जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम है, गवर्नर थावरचंद गहलोत। अगला, मार्च 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 हुआ? खंजर 12, ये 12 को छोड़ो, इसका मतलब संस्करण होता है। तो खंजर अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो खंजर एक्सरसाइज होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, तो अभी ये इसका 12वां संस्करण हुआ भारत किर्गिस्तान के बीच में, आप ये देख सकते हो आर्टिकल इसका। तो 12th एडिशन था, किर्गिस्तान में ही हुआ, 10 मार्च से 23 मार्च के बीच, 12वां संस्करण था। 2011 से इसकी शुरुआत हुई है। किर्गिस्तान की बात करें, बिस्केक राजधानी होती है, अल्माज़बेक अताम्बेव यहाँ के राष्ट्रपति हैं, मुद्रा होती है किर्गिस्तानी सोम। कुछ और सैन्य अभ्यास रिवीजन करेंगे। सी ड्रैगन, ये मल्टीनेशनल है, प्रशांत महासागर में हुआ। डेजर्ट हंट भारतीय वायुसेना ने किया। जल थल रक्षा भारतीय सेना ने किया। अभ्यास कोमोडो, ये इंडोनेशिया में हुआ, मल्टीनेशनल है। धर्म गार्जियन भारत जापान ने किया, जापान में। साइक्लोन भारत और मिस्र ने किया, राजस्थान में। ट्रोपैक्स भारतीय सेना ने किया, हिंद महासागर में। एक्स एक्वेरियन भारत मालदीव ने किया, मालदीव में। और ला पैरोस, ये मल्टीनेशनल था, फ्रांस की अध्यक्षता में हुआ। अच्छा, आज होली का ऑफर शुरू होगा, देखिए कल लॉन्च नहीं हो पाया, लेकिन आज नहीं, आज जो है दिन में जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब ये होली का ऑफर आएगा और इसमें आपका जीएस सफलता 4.0 का भी बैच का अनाउंसमेंट किया जाएगा। ई बुक्स पर भी डिस्काउंट रहेगा और वीडियो कोर्सेज पर भी डिस्काउंट रहेगा। ये कूपन कोड आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएंगे, वहीं से आप इसको ले पाओगे। ठीक है, अगला, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की टॉप 100 कंपनियों की एक रिपोर्ट आई, रैंकिंग आई। इसमें दुनिया भर की जो टॉप इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको लिस्ट किया गया। भारत की एलआईसी जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनकर आई। एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
आप जानते हो भारत में इंश्योरेंस कंपनियों में सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है यही LIC है, ठीक है, जीवन के पहले भी जीवन के बाद भी। तो ये तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है पूरी दुनिया में। पहले पर PZU कंपनी है पोलैंड की, दूसरे पर है चाइना लाइफ इंश्योरेंस चीन की, और तीसरे पर है LIC। तो स्ट्रेंथ स्कोर इसको मिला है 88, बाकी लोगों को आप देख सकते हो 94.4, 93.5 मिला हुआ है। बाकी LIC के बारे में अगर बात करें, अच्छा, वैश्विक बीमा कंपनियों में ब्रांड मूल्य के मामले में, वैल्यूएशन के मामले में 12वें पर है, वैल्यूएशन के मामले में 12वें पर, लेकिन मजबूत बीमा ब्रांडिंग के बारे में, ब्रांड वैल्यू और वैल्यूएशन अलग अलग है। वैल्यूएशन मतलब कि कितना आपका रेवेन्यू है, कितना आपका टर्नओवर है, और ब्रांड वैल्यू की कितना आपका ट्रस्ट है लोगों में। फिलहाल SBI लाइफ भी शीर्षों की सूची में एक और है, शामिल है। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा की निगम की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, सिद्धार्थ मोहंती इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला, कनाडा का अगला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? इस पर मैंने आपको कल वीडियो भी दी है। कनाडा में नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क कार्नी। मार्क कार्नी हालांकि ये अभी भी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के ही हैं। कल मैंने आपको शाम को एक वीडियो दी है, आप जाकर जरूर देखिएगा कि जस्टिन ट्रूडो की विदाई हो गई है और अब कौन आ गए हैं, मार्क कार्नी। लेकिन क्या मार्क कार्नी आने से सब कुछ बदल जाएगा, भारत कनाडा के रिलेशन बदल जाएंगे? इन सब के बारे में जानने के लिए अच्छे से आप कल वाली वीडियो जरूर देखना। इसमें मोटा मोटा मैं जो फैक्चुअल पॉइंट है वो बता दूंगा, रिलेशन कैसा होने वाला है, क्या नीतियां होगी, ये सब मैं आपको कल की वीडियो में बता दिया हूँ। तो फैक्ट क्या क्या है? फैक्ट ये है कि ये बैंकर रहे हैं, पूर्व गवर्नर रहे हैं बैंक ऑफ कनाडा के और बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी। ये ऐसे प्रधानमंत्री, पहले ऐसे हैं प्रधानमंत्री जो G7 के दो कंट्री, G7 का मेंबर कनाडा भी है, ब्रिटेन भी है, दो कंट्रियों के सेंट्रल बैंक जो हैं, जैसे अपने यहाँ RBI है, वैसे वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड और सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा, उनके गवर्नर रह चुके हैं। हालांकि राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है, अब तक कोई भी अनुभव राजनीतिक नहीं है इनका, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिस्ट है और क्योंकि ट्रंप वहां पर धमकियां दे रहे हैं लगातार इकोनॉमी को लेकर, ट्रेड को लेकर, इसलिए इनका यहाँ पर आना जरूरी भी था। इनको वहां की जनताओं के लिए एक बार ओपन किया गया था कि बताओ कौन होना चाहिए इस पार्टी से, तो अभी उस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बने हैं। ध्यान रहे ये आम चुनाव के द्वारा नहीं हुआ है, अभी आम चुनाव होना है कुछ महीनों में। ये उस पार्टी के क्योंकि लीडर जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया था, अंतरिम प्रधानमंत्री थे, वो अपना प्रधानमंत्री पद का त्याग कर चुके थे, इसलिए कोई प्रधानमंत्री उनको नियुक्त करना था, क्योंकि अभी अल्टीमेटली चुनाव में होने में टाइम है, अक्टूबर में होना है, तो इसलिए तब के लिए इनको नियुक्त किया गया है, उन्हीं की पार्टी से हैं। तो पूरा आम जनता वाला वोटिंग नहीं है ये अभी, ठीक है ना, अभी आम जनता वाला चुनाव वहां नहीं हुआ है, वो बाद में होगा। खैर, इन्होंने 2008 से 2013 तक बैंक ऑफ कनाडा के 8वें गवर्नर के रूप में सेवा दी, 2011 से 18 तक वित्तीय स्थिरता बोर्ड के अध्यक्ष पे भी काम किए, और अब होंगे प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी, ठीक है। पार्टी का नाम लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। कुछ और देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष इनको याद कर लीजिए। लेबनान के प्रधानमंत्री बने थे नवाब सलाम, क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविक, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन, मोल्दोवा के राष्ट्रपति मैया संधू, सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर, ठीक है, अभी सीरिया पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको भी देखिएगा। घाना के राष्ट्रपति जान महामा, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यमांडू ओरेसी, और माली के नए प्रधानमंत्री अब्दुल्लाए मैगा, ठीक है। माली वगैरह ये सब अभी पूछा गया एग्जाम में, अगर आप प्रैक्टिस सेट देते होगे या फिर कोई मतलब एग्जाम देते होगे तो उसमें ना ये सबके पूछे जाएंगे आपको। पिछले 6 महीनों में जो नियुक्तियां हुई है, यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं लगातार, लोग एग्जाम में क्वेश्चन भेजते हैं जो भी पूछे जाते हैं उनके। अभी पंजाब में एक एग्जाम हुआ था, किसका था याद नहीं आ रहा, वो भेजे थे कि 15 में से 14 क्वेश्चन अपने पूछे गए थे। उड़ीसा में हुआ था एग्जाम, वहाँ के आते हैं क्वेश्चन, तो स्टूडेंट भेजते रहते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं सर, तो आपको बस रिविजन करते जाना है ट्रस्ट के साथ, ठीक है, करंट अफेयर के लिए। चलिए, किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रख दिया जाएगा? तो देखो, इसकी सुगबुगाहट पहले भी हुई थी, मैंने आपको बताया भी था एक बार, रतन टाटा जी के नाम पर ये असम की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रखा जाएगा। असम सरकार ने घोषणा की हुई है कि देखिए, वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक सिटी टू बी रीनेम्ड आफ्टर लेट रतन नवल टाटा इन असम। तो टाटा ग्रुप के ये चेयरमैन एमरेटिस रहे थे, अभी पिछले साल इनका भी निधन हुआ, तो नया नाम होगा रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई गई है, जागी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो थी, ठीक है। तो असम में सेमीकंडक्टर उद्योग का हब बनाने में अहम योगदान रहा था इनका, टाटा ग्रुप का, तो इसीलिए करते हैं। अच्छा, इन्हीं को अगर आपको याद होगा तो असम वैभव रत्न जो पहला वाला दिया गया था,
वो रतन टाटा जी को ही दिया गया था, ठीक है, 2022 के लिए। तो असम में भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी स्थापित की जा रही है 27,000 करोड़ की लागत से। अगला, अब असम के बारे में जान लो। असम यहाँ पर है, मैंने जैसे कि आपको बताया किस किस राज्य से बॉर्डर शेयर करता है, याद नहीं करना है, सबसे शेयर करता है। हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी पार्टी से सीएम है। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ की राजधानी है दिसपुर, है ना। दिसपुर लैग तो नहीं कर रही वीडियो, दिसपुर है। और अभी यहाँ की देखो एक और राजधानी बनाई गई थी, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ याद होगा, इसको दूसरी राजधानी बनाई गई थी, सेकंड कैपिटल बनाई गई थी। हफलोंग, चंडूबी, डिघाले पुखरी, शिवसागर, तमरंगा, डिगबोई, डिपोर, सोनबिल और देहिंग लेक, ये सभी प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर। इसके अलावा रायमोना, काजीरंगा 7 नेशनल पार्क है। रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा और देहिंग पटकाई। बिहू नृत्य बहुत ज्यादा फेमस है। भोरताल नृत्य होता है, खम्बालिम होता है, सात्रिया, यहाँ का सात्रिया बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सात्रिया याद रखना। 35 जिले हैं, विधानसभा में 126 सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। बार बार बताऊंगा, बार बार पूछा जाएगा, बार बार जब जब मेंशन आएगा सभी राज्य दिखाऊंगा। आपको 2 मिनट का समय देकर, 1 मिनट का समय देकर रोजाना इसको देखना है बार बार। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर बस रेगुलर देखने की वजह से स्टडी कितना मजबूत हो गया है, राज्यों का खास करके, वरना ये कोई पढ़ने के लिए अलग से समय नहीं निकालता है ना। कोई अलग से बता दो, अगर कोई ध्यान लगाए हो कि चलो आज बैठते हैं, आज स्टैटिक में राज्यों वाला तैयार करने बैठते हैं, कभी बैठे हो? नहीं, ये आप साथ ही साथ में पढ़ सकते हो, इसीलिए इसको रोजाना देखा करो, ठीक है। चलिए, हाल ही में कितनी महिलाओं को आर्द्र भूमि के संरक्षण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में 12 महिलाओं को आर्द्र भूमि के संरक्षण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आर्द्र भूमि क्या है, वेटलैंड्स क्या है? वेटलैंड्स आपको अगर याद हो तो विश्व वेटलैंड दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है ये आर्द्र भूमि दिवस, जो जितनी भी दुनिया में आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण के लिए मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी को 1971 में 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, तो वहीं रामसर शहर में जो ईरान का है वहां पर हुआ था वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन। उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि दुनिया भर में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, जो आर्द्र भूमियां हैं, क्योंकि आर्द्र भूमियां जो हैं ये जैव विविधताओं को प्रिजर्व करती हैं, संरक्षित करती हैं। जीव जंतु, बहुत सारे जलीय जीव होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग जो जीव होते हैं जो वहां पर आसपास रहते हैं, जल के, कोई जल का चाहे तालाब हो, छोटा छोटा झील हो, उन सब के पास पास रहते हैं, उनका जीवन चलता है। तो ऐसे में ऐसे पूरी दुनिया भर में साइट्स को पहचानी जाएगी, उन्हें रामसर साइट कहा जाएगा। वर्तमान में भारत में 89 रामसर साइट है, 89 रामसर साइट हैं। अभी आपको याद होगा कि 4 अभी रिसेंटली जुड़ी हुई हैं, 85 थी तो 89 हैं। पहली रामसर साइट आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि पहला प्यार भूलते नहीं है। पहली रामसर साइट चिल्का झील है, पहली रामसर साइट चिल्का झील है, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर है, कमेंट करके आप बताओ, चिल्का झील। तो अभी देखो कि ऐसे ही वेटलैंड्स का संरक्षण करने के लिए 12 महिलाओं को चिन्हित किया गया दुनिया भर से और उनको किया गया सम्मानित। तो ये 12 महिलाएं हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड के ग्लैड में स्थित रामसर सचिवालय ने इन्हें सम्मानित किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, ठीक है। ये नाम दिया गया है इसको। 3 श्रेणी में अवार्ड दिए गए हैं, पहली श्रेणी ये रही, दूसरी श्रेणी ये रही, तीसरी श्रेणी ये रही, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, इनका नाम, जयश्री वेंकटेशन भारत की, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, ठीक है जी। ये केयर एथ ट्रस्ट की सह संस्थापक को फाउंडर हैं। 2000 में इन्होंने स्थापना की थी चेन्नई तमिलनाडु में। तो केवल इनका नाम याद रखना है, याद रहेगा, बाकी सबका नाम मत रटने लग जाना। अगला, हाल ही में किसको इजराइल का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया? तो इजराइल में सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, किसे? ये नियुक्त किए गए हैं इयाल जमीर। इयाल जमीर नियुक्त किए गए हैं गाजा और इजराइल के बीच में सीज फायर जो समझौता चल रहा है उसके बाद। जो पूर्व वाले थे ना, उनसे खफा थे बेंजामिन नेतन्याहू कि इन्होंने सीज फायर डील सही से करी नहीं। तो खैर, इयाल जमीर जो हैं नए चीफ ऑफ स्टाफ होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह सकते हैं इजराइल का। लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हलवी की जगह लेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमले के बाद इस्तीफा दे दिए थे। इजराइल की राजधानी जेरूसलम होती है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और न्यू शकेल यहाँ की मुद्रा होती है। इजराइल को अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से पाकिस्तान छोड़ो, ईरान छोड़ो, इराक छोड़ो, जॉर्डन छोड़ो, उसके बाद ये देश आ जाएगा इजराइल, ठीक है जी। चलिए,
एक और क्वेश्चन है, ले लेते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन नियुक्त किए गए हैं? अमिताभ मुखर्जी। अमिताभ मुखर्जी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। ये रहा आर्टिकल। एनएमडीसी से कहते हैं प्यार से, ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार निभाएंगे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का। 2028 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। ये भी सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ना, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स है। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। अमिताभ मुखर्जी इसके नए अध्यक्ष होंगे। क्लियर? तो खनिज अन्वेषण में काम करती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ये नियुक्तियां हैं जो पिछले दिनों में मैं लगातार रिवीजन कराते रहा हूँ। आज आप लोग खुद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग नए आए हों, और क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। मैं आपको कल की वीडियो में मिलूंगा, लेकिन रुकिए अभी, कल का क्वेश्चन देख लीजिए। कल आपसे पूछा गया था कि सी ड्रैगन अभ्यास की मेजबानी कौन किया? अमेरिका किया। संजय मल्होत्रा आरबीआई के कौन से में गवर्नर है? 26वें गवर्नर है। लगभग सभी लोगों ने सही आंसर किया था। आज आप बताइए, आज बताना है 9वीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार कौन जीता? प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मैन ऑफ द सीरीज। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की योजना का नाम क्या रखा गया है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और हमारी ई बुक वगैरह भी ले सकते हो, हमारी बुक भी ले सकते हो एमजेटी ऐप पर जाकर के, आपको सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।